Good morning all. In this video we are going to study about the responsibilities of consumer. कंज्यूमर हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कंज्यूमर कौन होते हैं, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो सिर्फ राइट मिलने से आप लोगों की जो रिस्क है वो खत्म नहीं होते हैं। सपोज सरकार ने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स अवेलेबल कर दी, लेकिन उन राइट्स का बेनिफिट भी तब है जब कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे। So in this video we are going to study about various responsibilities. Responsibility होता है जिम्मेदारी, कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर आप लोगों की जिम्मेदारी क्या क्या होनी चाहिए। So here is responsibilities of consumer while purchasing the product, कि जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और when you are consuming the product, जब आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। So coming on to while purchasing, the very first thing what a consumer must be aware of is to know about various goods and services available, कि as a consumer आपको ये पता होना चाहिए कि जितने पैसे आप खर्च रहे हो उतने पैसे में वो जो चीज़ आप लेने जा रहे हो उसके कौन कौन से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप मोबाइल फ़ोन लेने गए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10,000 रुपये खर्च के आपको नोकिया का कौन सा फ़ोन मिल सकता है, आपको सैमसंग का कौन सा फ़ोन मिल सकता है, या आपको एप्पल का कोई फ़ोन मिल सकता है क्या। तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चिप्स देख लेते हैं। सपोज डैट ये आपके लेस के पैकेट है, तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो 20 रुपीज़ में आपको ये वाला भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। तो आपको अवेलेबिलिटी पता है, फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। सपोज आप 10 रुपीज़ की रेंज में लेना चाहते हो तो आपको रेड अवेलेबल है, येलो अवेलेबल है, ग्रीन अवेलेबल है। तो ये अवेलेबिलिटी कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। व्हाट डज वर्ड स्टैंडर्डाइज मीन? स्टैंडर्डाइज का मतलब जिन प्रोडक्ट पे सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड मार्क दिए गए हैं वो लगे होने चाहिए। जैसे अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एग मार्क होना चाहिए। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदते हो जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो तो उसमें ISI मार्क होना चाहिए। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो उसमें हॉल मार्क होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेस का पैकेट खरीदते हैं तो लेस के पैकेट में इस तरीके से FSSAI का मार्क देखने को मिलता है। इज इट विजिबल? ठीक है, FSSAI ये मार्क आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब भी प्रोडक्ट परचेज करो तो स्टैंडर्डाइज मार्क्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं उनको चेक कीजिए। अगर वो मार्क्स अवेलेबल है पैकेट पे तो ही आप उन चीज़ों को खरीदिए। क्लियर? थर्ड, रीड लेबल केयरफुली। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को, सर्विस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सब चीज़ें उसके पीछे लिखी रहती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की, वो कब बना था, उसकी एक्सपायरी डेट की, कब से लेके कब तक इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, उसका लाइसेंस नंबर, टिन नंबर, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक चिप्स के पैकेट की बात करते हैं तो उसके बैक साइड में आपको लेबल्स दिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेबल्स जो है वो इंडिकेट क्या करते हैं कि इनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, MRP कितना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका कितना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से देखनी है। दैट इज रीड लेबल केयरफुली। जैसे यहाँ लिखा है सपोज की ₹20, तो मतलब ये प्रोडक्ट 20 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए, ये इसका MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अरे बात समझ में? जैसे यहाँ पे ग्रीन मार्क आपको एक दिख रहा होगा, इज इट विजिबल? इस ग्रीन मार्क का मतलब क्या है कि दिस प्रोडक्ट इज प्योरली वेजिटेरियन। इसी तरीके से इसमें अलग अलग मार्क्स होते हैं, वेज के, नॉन वेज के, तो वो आपको लेबल बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। देन डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस। ये एक कंज्यूमर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है एज अ कस्टमर, कि अगर आपको पता चलता है कोई भी शॉपकीपर किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है, आप उन दुकानों से सामान खरीदे ही नहीं। एज अ कंज्यूमर जब हम उन शॉप से सामान परचेज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली उन सेलर्स को अपने आप ही माल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। बट क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चलो यार क्या फर्क पड़ रहा है, फटाफट ले आते हैं, घर के पास है, तो इन्हीं सब चीज़ों से माल प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। तो एज अ कस्टमर आपको माल प्रैक्टिस को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? कि जिन दुकानदारों को आपको लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, उनसे सामान लेना ही छोड़ दीजिए। क्लियर? देन
एंश्योर योरसेल्फ दैट यू गेट अ फेयर डील। फेयर डील का मतलब क्या है कि सपोज डैट अब मैं 20 रुपीज पे कर रहा हूँ और 20 रुपीज के बदले जो सेलर है मुझे ये पैकेट देगा, तो हो सकता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने पैसे तो ज़्यादा दिया लेकिन गुड्स की क्वालिटी कम आई। तो अगर मैं 20 रुपीज़ दे रहा हूँ तो मुझे इतना बड़ा पैकेट मिलना चाहिए। अब अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल देखो, 20 रुपये किलो आलू मिल जाते हैं और ये आपको 100-150 ग्राम का पैकेट, आपको 100 ग्राम यहाँ लिखा है पर 100 ग्राम, 100 ग्राम 20 रुपये में मिल रहा है। कहाँ तो 1 किलो आलू 20 के होते हैं और कहाँ ये 100 ग्राम आलू आप 20 के ले लो। तो अब आप देखो कि आप जितने पैसे खर्च रहे हो आप उससे सेटिस्फाई हो, अगर हो तो परचेज कर लो, और अगर आपको लगता है नहीं भाई सेलर ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, गुड्स की क्वांटिटी कम दे रहा है, आप मत परचेज कीजिए। क्योंकि अगर आप परचेज करना ही छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली सेलर को आपकी टर्म्स कंडीशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को मार्केट में किंग माना जाता है। किंग ऑफ मार्केट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर जो चाहेगा वो होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फेयर डील लगती है तो आप परचेज कीजिए, नहीं लगती तो उसे लीव करो। देन दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी तरह का सरकार से मदद चाहते हो तो आपके पास आपकी परचेज का बिल होना जरूरी है। अगर आपके पास बिल नहीं है सामान का, इट मींस सरकार आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकती। तो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी रहती है किसी भी सामान को परचेज करते समय, दैट इज कैश मेमो। सिंपल भाषा में बिल कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश मेमो का नाम दिया गया है। So always ask for a cash memo when you are purchasing a product, when you are purchasing goods and services। जब भी आप सामान खरीदे, जिस डेट में खरीदे उस डेट की एंट्री करके उसमें सारे डिटेल करके आपके पास बिल होना बहुत जरूरी है। और बहुत से सेलर क्या करते हैं, रफ ऊपर बिल देते हैं लेकिन ऊपर लिखा था रफ एस्टिमेट, वो बिल नहीं होते। आपको पक्के बिल लेने पड़ेंगे जिसमें कंपनी के ऊपर नाम वाम रजिस्ट्रेशन नंबर सब चीज मेंशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि आपको जो बिल दिया जा रहा है कि आपका पागल ना बना दिया जाए कि बिल नाम का आपको लिख के दे दिया लेकिन ऊपर लिख दिया रफ एस्टिमेट। तो रफ एस्टिमेट इज नॉट अ बिल, वो मान्य प्राप्त नहीं होता। तो आपको एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है बिल का, उसमें आपको एक बिल लेना जरूरी है जब भी आप सामान परचेज करें। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट। जब आप सामान खरीद रहे हैं ये तब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। अब आप सामान घर लेके आ गए, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, टू नो अबाउट रिस्क एसोसिएटेड। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका रिस्क क्या रिलेटेड है। सपोज दैट आप एक माइक्रोवेव अवन लेके आ गए। अब अगर माइक्रोवेव अवन में आप स्टील के यूटेंसिल्स रखेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग का डर है, माइक्रोवेव उड़ खराब हो सकता है, फूक सकता है और उससे रिलेटेड आपको भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसे यूज करने का तरीका क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो बाद में जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। इसीलिए सेलर हमेशा एक आपकी बुकलेट टाइप होती है, जितने भी आप फ्रिज ले लेते हैं, टेलीविजन ले लो, मोबाइल फोन, एक बुकलेट आती है, उसमें सब लिखा रहता है। तो वो चीजें पढ़ने के बाद प्रॉपर उसका यूज करें, उसके रिस्क आपको पता होने चाहिए। देन इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग का मतलब किसी भी तरह से आप डिससेटिस्फाइड हो, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइल करे केस, सरकार के पास जाए, उसे कहे सरकार को केस करे, जिसे कोर्ट कचहरी में करते हैं। हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वहां पे आप अकॉर्डिंग टू टर्म्स कंडीशन जा सकते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोर्ट में केस करें जाके। जब तक आप केस नहीं करोगे सेलर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सेलर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई कंज्यूमर हमारे गुड्स से, हमारी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से केस किया गया है, तो फिर सेलर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड अ कंज्यूमर मस्ट रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट। आप जो भी गुड सर्विस यूज करते हो ये ध्यान रखें कि आपके यूजेज से जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स आप यूज करो से इन्वायरमेंट पे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट ना हो, वेस्टेज ना क्रिएट हो, और पोल्यूशन को जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका कम रहेगा उतना बढ़िया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई सपोज आप एसी लेके आते हो तो एसी से क्या होता है, हार्मफुल रेज निकलती है, फ्रिज से हार्मफुल रेज निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, सीएफसी से कहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि कौन से सब्स्टिट्यूट आपके पास ऐसे हैं जिनसे गंदगी या पोल्यूशन कम होगा, उन चीजों का आप इस्तेमाल करें। सो दीज आर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू व्हेन यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट।